हेलो बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने आपका फिजिक्स ट्रिबल शूटर मयूर शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉज। ये भी हमारे यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। और इसी तरीके से आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है 23 का जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम करा रहा है, उस फिज़िक्स एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। तो बच्चों, पहली चीज़ तो किरचॉफ लॉ हम पढ़ते क्यों हैं या इसका काम क्या है। तो हमने यहाँ पर पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं। सीरीज़ जो आपने 10th में भी पढ़ा था, पैरेलल भी पढ़ा था। तो उसमें क्या होता था कि जब कम रेजिस्टेंस होते थे तो उनको आसानी से हम सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जब एक साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, तो उसमें हमें किरचॉफ लॉ की हेल्प से करंट, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस और ऐसे ही काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। यानी कि जब सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उनकी डिफरेंट आर्म्स में हमारे पास में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम किरचॉफ लॉ से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली किरचॉफ लॉज जो है वो दो हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं हम। फर्स्ट लॉ या आप इसे बोलेंगे KCL, C स्टैंड्स फॉर करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर हम इसे बोलते हैं जंक्शन लॉ। तो बच्चों, जंक्शन से क्या समझते हैं आप कभी रेलवे में गए होंगे। रेल में अगर आपने ट्रैवल किया होगा, रेल में आपने जर्नी की है, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि किसी स्टेशन पे रेलवे स्टेशन लिखा होता है और कहीं पे जंक्शन लिखा होता है। जैसे आप मथुरा जाएंगे तो मथुरा जंक्शन है, टूंडला जाएंगे टूंडला जंक्शन है। लेकिन जैसे अगर आप आगरा कैंट जाते हैं तो आगरा कैंट, ठीक है, रेलवे स्टेशन है। फ़र्क क्या है? जंक्शन एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर काफ़ी चीज़ें आकर मिलती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में फिर जाती हैं। ऐसे ही हमारे पास में कोई एक ऐसा पॉइंट सर्किट के अंदर जिसमें हमारे पास में डिफरेंट करंट जो है अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। जैसे जंक्शन पर अलग अलग डायरेक्शन से ट्रेन्स आईं और फिर अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। स्टेशन में क्या होता है कि वो एक ही रूट पर बीच में एक स्टॉपेज टाइप का होता है और वो एक ही डायरेक्शन में वहाँ पे चलते हैं। जहाँ मल्टीपल डायरेक्शन इन्वॉल्व होंगी तो वो हमारे पास में जंक्शन है। जैसे हमने ये माना कि यहाँ पर ये I1, I2 और I3 इस पॉइंट P पर आकर मिल रही है और यहाँ से जो करंट है, ठीक है, दीज करेंट्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो I4, I5 जो है वो यहाँ से चली गई। तो जंक्शन लॉ ये कहता है कि सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इसको अगर हम वर्ड्स में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? सिग्मा का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो गया एल्जेब्रिक सम। किसका सम कर रहे हैं हम? करंट का। कहाँ पर? किसी जंक्शन पर, जो किसके इक्वल होता है? 0 के। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब बात आती है कि एल्जेब्रिक सम क्या होता है। एल्जेब्रिक सम, जैसे आपने एल्जेब्रा में पढ़ा होगा कि कुछ क्वांटिटीज हम पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास में साइन कन्वेंशन होता है। साइन कन्वेंशन मतलब कि करंट को हमें कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो जो करंट आ रही है यानी कि अप्रोच कर रही है, अप्रोच का मतलब क्या? जंक्शन की तरफ आ रही है, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। और जो लीव कर रही है, लीविंग द जंक्शन, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। अब जैसे इसी इक्वेशन में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो I1 + I2 + I3 ये तीनों मैंने पॉजिटिव लिए,
क्यों? क्योंकि ये जंक्शन की तरफ आ रही है। -I4 -I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अब अगर हम देखें तो ये दोनों नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये जंक्शन को छोड़कर जा रही है। ठीक है, तो करंट अप्रोचिंग द जंक्शन विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव एंड लीविंग द जंक्शन दे विल बी टेकन एज अ नेगेटिव, राइट? सो I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू I4 + I5। ठीक है, इसको हम यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I in इज इक्वल टू I out। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि टोटल करंट अप्रोचिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। अब इसको एक आसान भाषा में कैसे याद कर सकते हैं? जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी। ठीक है ना? तो जब भी आपके दिमाग में आएगी हमें KCL लगाना है, तो आपको एक सिंपल सा सेंटेंस याद करना है, जितनी करंट जंक्शन पे आई उतनी करंट जंक्शन से चलेगी। ठीक है बच्चे? तो सिग्मा I in इक्वल टू सिग्मा I out। अब इसमें इसी को एक नया स्टेटमेंट बोल सकते हैं, द टोटल करंट अप्रोचिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। ये भी किरचॉफ लॉ का एक स्टेटमेंट हो सकता है। और ये जो लॉ है ये किस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे? ये हमारे पास में ये बना है किससे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, किसमें? इलेक्ट्रिक चार्ज में। तो ये इस चार्ज की प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि चार्ज जितना आएगा उतना ही जाएगा, क्योंकि चार्ज ही बेसिक कॉज है किसका? करंट का। चार्ज फ्लो करता है तो करंट फ्लो करती है, तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। इस बात को हम सिंपल वे में इस तरीके से याद रखेंगे। अब आते हैं हम किस पर? सेकेंड लॉ पे। तो बच्चे सेकेंड लॉ जो है, जैसे हमारे पास में ये लॉ था, फर्स्ट लॉ करंट के लिए था, दूसरा लॉ हमारे पास में है वोल्टेज के लिए। तो ये हमारे पास में अगर हम देखें तो अब आते हैं हम सेकेंड लॉ पे, और ये हो जाता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है इसे हम लूप लॉ कहते हैं। लूप क्या है? लूप का मतलब होता है जहां से चले वहीं पे वापस। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मैं एक लूप बनाऊं, तो लूप का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक सेल लगा दिया, तो किसी भी सर्किट में लूप का मतलब एक क्लोज पाथ। ठीक है, अभी जैसे यहां पर एक सेल लगा हुआ है E1, ठीक है, और एक सेल मैंने यहां पर लगा दिया E2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है, इसको एक नाम भी दे सकते हैं हम, A B C D, राइट? तो A B C D इसमें हमारे पास में एक लूप है। अब ये लूप जो है, इस लूप में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वोल्टेज आई कहां से? वोल्टेज आई है हमारी सेल से, और ये सेल ने अपनी वोल्टेज किस किस को दे दी है? रजिस्टर्स को दे दी है। तो हमारे पास में सपोज करिए कि यहां से एक करंट फ्लो कर रही है जो घूमती हुई इसमें जा रही है। ठीक, तो जब इसमें करंट जाएगी रेजिस्टेंस में तो एक वोल्टेज बनेगा। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ये भी एक वोल्टेज है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, E2 अगेन एक EMF वोल्टेज है। ये करंट तीनों रेजिस्टेंस में जाएगी, तीनों को वोल्टेज मिलेगी। तो अब खास बात यहां पर ये है कि इस लॉ में ये कहते हैं अभी कि सिग्मा V इक्वल टू 0 अगेन। ठीक है, वो सिग्मा I इक्वल टू 0 था, ये सिग्मा V इक्वल टू 0 है। वो जंक्शन लॉ था, ये लूप लॉ है। यहां पर ये कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस। बात यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। अगर आप पोटेंशियल लिखते हो तो पोटेंशियल एक पॉइंट पर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच में होता है। अगर आप एग्जाम में पोटेंशियल लिखाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। आपको पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करना है या फिर वोल्टेज यूज करना है।
द algebraic sum of all the potential differences in a closed loop of an electric circuit is 0। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो 0 होता है। ये चीज क्लियर है। अब इसको भी लगाना है, फिर बढ़ाया एल्जेब्रिक सम, तो अगेन हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देखना होता है। तो सबसे पहली चीज समझने की बात यह है कि इसी इक्वेशन को हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई आर इक्वल टू 0। ये क्या है, सारे सेल का एल्जेब्रिक सम, और ये है आई आर, सारे वोल्टेज किसके, रजिस्टर के। बेसिकली सेल जनरली क्या करता है, वोल्टेज देता है और रजिस्टर हमेशा वोल्टेज लेता है। तो सिग्मा ई माइनस सिग्मा आई आर, तो हमने इसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये वोल्टेज दे रहा है। इसको नेगेटिव क्यों ले लिया, क्योंकि ये वोल्टेज ले रहा है। तो टोटल वोल्टेज जो होगा 0, यानी सारे सेल की वोल्टेज और सारे रजिस्टर की वोल्टेज इक्वल एंड अपोजिट होती है, जिससे टोटल वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है। इस इक्वेशन को जब भी हमें यूज़ करना है तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। ये इक्वेशन जो काम करती है वो हमेशा क्लोज लूप के लिए काम करती है, ठीक है। अब ये क्लोज लूप के लिए काम करेगी, तो क्लोज लूप क्या है, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर। क्लोज लूप मैंने बताया जहां से चले वहीं पर। अब इसमें साइन कन्वेंशन कैसे देखते हैं, इसमें साइन कन्वेंशन याद करना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, सेल के ईएमएफ के लिए। अब तरीका क्या है केवीएल लगाने का। केवीएल लगाने के लिए पहला स्टेप, आपको एक लूप चूज करना होता है। जैसे तो यहाँ पे सिंगल लूप आपको दिख रहा है, आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल लूप्स होते हैं। लूप कैसे चूज करते हैं, क्या करते हैं, वो अभी और भी आगे सीखेंगे। फिलहाल सबसे पहले एक लूप चूज करते हैं और उस लूप में चलना शुरू करते हैं। हम लूप में कैसे चल सकते हैं, सर्कल है, तो अगर मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लूँगा तो उसमें मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर क्या बात है कि ये मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस है कि आप क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम इसमें चलेंगे तो हम जैसे ए से बी पर गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए और ए पे गए, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, हमारी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम ऐसे जा रहे हैं ए डी सी बी ए, तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हम कैसे भी चूज कर सकते हैं। अब जैसे जो मैंने चूज करी वो मैं जब इसको अप्लाई करूंगा तब बताऊंगा। तो जब हम लूप में चलना शुरू करते हैं, नेगेटिव प्लेट पहले आती है, पॉजिटिव प्लेट बाद में आती है। तो यहाँ पर ईएमएफ का साइन हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जब हम पॉजिटिव प्लेट हमारे रास्ते में, ये लूप में चल रहे हैं, अभी एक और इसको और क्लियर करता हूं अभी आपको। लूप में चलते समय हमारे रास्ते में पहले नेगेटिव प्लेट आ रही है तो ईएमएफ पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पर जब पॉजिटिव प्लेट आ रही है तो ईएमएफ जो है उसका साइन यहां पर हम कैसा ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है बच्चे। अब इसी तरीके से हमारे पास में फॉर आई आर क्या था, वोल्टेज, वोल्टेज किसका, रजिस्टर का। तो जब रजिस्टर का वोल्टेज निकालते हैं तो उसमें I इंटू आर करना पड़ता है। ये ओम्स लॉ में ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर के हिसाब से वोल्टेज तभी बनेगी जब हम करंट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई आर का कंबाइंड वैल्यू जो होती है वो वोल्टेज होती है। और इसका साइन कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास में ये रजिस्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब मैं लूप के साथ जा रहा हूं तो यहां पे आई आर इज पॉजिटिव, मतलब मेरे चलने की डायरेक्शन पॉजिटिव कब होगी, मतलब आई आर की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। इसी तरीके से अगर हम यहां पे देखें तो ये आर, अब मैं यहां जा रहा हूं लूप में और करंट मेरे अपोजिट फ्लो कर रही है, तो हम यहां पर इस आई आर को लिख सकते हैं
नेगेटिव, आई आर इज नेगेटिव। हाँ तो बच्चों केवीएल लगाने के लिए हमारे पास में हमें ये स्टेप्स याद रखने चाहिए कि पहला स्टेप लूप चूज करिए, दूसरा स्टेप उस लूप में चलना शुरू करिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब ये रास्ते में हमारे सेल आएगा या रजिस्टर आएगा, तो अगर सेल आता है और उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो ईएमएफ हमें पॉजिटिव दिखाना है या उसका साइन पॉजिटिव लेना है, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है तो हमें ईएमएफ नेगेटिव लेना है, उल्टा लेना है, नेगेटिव तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव। ऐसे ही अगर हमारी और करंट की डायरेक्शन सेम है तो आईआर का साइन हमें पॉजिटिव लेना है और यहाँ पर आईआर का साइन हमें नेगेटिव लेना है। अब पहले हम इस लूप से ही स्टार्ट करते हैं, और इस लूप में ये जो मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन बताया है इसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास पिछला वाला जो लॉ था केसीएल, वो किस पर बेस्ड था? वो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये वाला जो लॉ है वो एनर्जी पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और ना ही एनर्जी को कम कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी कि सेल जितनी एनर्जी दे रहा है बाकी सारी चीजें यानी रजिस्टर, हो सकता है कोई दूसरा सेल भी उतनी एनर्जी लेता है। अब दूसरा सेल एनर्जी कब लेता है? जब वो चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज और चार्जिंग दो चीजें होती हैं जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं इलेक्ट्रिक सेल के लिए। यानी कि अगर हम फोन लेके घूम रहे हैं तो यानी उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और जब हम उसे चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं तो वो चार्ज हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर आएगी। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा तो हमने अपनी तरफ से एक डायरेक्शन मैंने चूज कर ली। ये डायरेक्शन मैंने चूज करी है कैसे? तो लूप की डायरेक्शन, यानी कि मैंने लूप जो चूज किया वो हो गया ए बी सी डी ए। तो लूप ए बी सी डी ए जो हमने लिया है, तो इसमें मैंने क्या बताया? तो ये पहले तो लूप हो गया। अब इसमें मैंने डायरेक्शन चूज कर ली, जैसे डायरेक्शन चूज कर रहे हैं वैसे ही इसका नाम लिख लो। अभी मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज, तो ए बी सी डी ए। अगर मैं क्लॉकवाइज लिखता तो ए डी सी बी ए। अब मैं इसमें चलना शुरू करूंगा, तो जब मैं चलना शुरू करूंगा तो मैं पहले जाऊंगा ए से बी पर। तो देखिए मैं जा रहा हूं नीचे, करंट आ रही है ऊपर। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखिए, जब भी न्यूमेरिकल आप लगाते हैं तो सबसे पहले आप आई आर लिखिए और उसके बाद में सेल का ईएमएफ लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक कम होंगी। अल्टीमेटली होता क्या है कि कई बच्चे ई को उधर लिख लेते हैं, आई आर को उधर लिखते हैं, फिर उसका साइड चेंज करते हैं, और जब साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज करना कभी कभी जल्दबाजी में भूल जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक्स जो होती हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पर आई आर लिखना चाहिए और राइट हैंड साइड पर क्या लिखना चाहिए? ई। अब जैसे मैंने यहाँ पर बीच में इक्वल लगा लिया, अब मैं चलना शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया ए बी मेरी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो ये हमारे पास में ये हो जाएगा माइनस का आई आर 3। ये माइनस क्यों है? क्योंकि करंट मेरे अपोजिट है, मेरे चलने के अपोजिट। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में यहाँ पर एक सेल है, तो सेल की ये कौन सी प्लेट आ रही है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट पहले आई है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ले लूंगा माइनस का I1। तो मैं आया A से B, फिर गया मैं B से C। तो जब मैं B से C जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में E1 पहले आया है जिसकी पॉजिटिव प्लेट आई है, तो साइन नेगेटिव लिया। फिर अगली प्लेट कौन सी आई है? नेगेटिव। तो ये जब नेगेटिव आई है तो इसका साइन अब मुझे कैसा लेना है? E2। ठीक है, अगर कोई तीसरा सेल होता तो उसको भी देखते, लेकिन अभी दो ही सेल है। आगे बढ़े तो ये हमारे पास में माइनस लगेगा फिर दोबारा से, क्योंकि मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ऊपर और ये आ रहा है नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई R1, फिर ये अपोजिट है तो ये हो जाएगा आई R2। अब देखिए
कई बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे क्लॉकवाइज जाते तो क्या होता। अब देखिए क्लॉकवाइज जाते हैं तो इक्वेशन यही बनती। फ़र्क क्या होता है, जो चीज़ प्लस है वो माइनस हो जाती है, जो माइनस है वो प्लस हो जाती है। अगर मैं इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो IR3 IR1 IR2, तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा E1 माइनस E2। अब देखो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो अब मैंने ये क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, ठीक है। तो मैं पहले गया A से D, तो A से D जब मैं जा रहा हूं तो ये सेम डायरेक्शन में, मेरी डायरेक्शन में, तो मैं प्लस लूंगा, प्लस IR2। फिर जब मैं नीचे आया फिर मेरी डायरेक्शन में तो प्लस का IR1। जब मैं लौट के आया तो अब E2 की प्लेट पॉजिटिव है तो E2 का साइन नेगेटिव है, और जब मैं इधर आऊँगा तो माइनस, ये नेगेटिव प्लेट हो गई तो E1 पॉजिटिव हो गया, और फिर मेरी सेम डायरेक्शन है तो IR3। तो ऊपर वाली इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, आपका रिजल्ट सेम आएगा। बस मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि यहाँ से आप कैसे भी समझ लीजिए कि यहाँ से मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है पूरे हर टर्म में, तो वही इक्वेशन मिल गई। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप चाहे क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने सीखा था लूप को लगाना, ठीक है। लूप में हम किस तरीके से KVL लगाते हैं वो देखा। अब हमने जंक्शन जो है वो लॉ भी देख लिया और वोल्टेज लॉ भी देख लिया। अब हम करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल, ठीक है, और उससे फिर हम चीज़ों को देखेंगे और एक नया कंसेप्ट उसमें समझेंगे। तो जो हमने अभी KCL और KVL के जो साइन कन्वेंशन और वो चीज़ें हमने देखी थी, तो उसके ऊपर अब ये न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, इसमें ये एक सर्किट है जिसमें 2 सेल लगे हुए हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम लूप देखना सीखते हैं और प्लस KCL कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। अब जैसे ये प्लस प्लेट है तो इस प्लस प्लेट से हमने माना, कभी भी कोई भी सेल जो होता है जनरली क्या करता है, करंट देता है, पॉजिटिव प्लेट से लेता है, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज़ और आप खास सीखेंगे कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन गलत ले ली है तो इस लॉ की ये खासियत है कि वो डायरेक्शन को भी करेक्ट करके बताएगा कि आपने डायरेक्शन गलत ली है, ठीक है, या उल्टी ले ली है। तो ये पूरा इस क्वेश्चन में हम 2-3 चीज़ें एक साथ सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ लूप कैसे लेते हैं, दूसरा इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरीके से हमने उल्टा ले लिया है तो वो भी हमारा आंसर में निकल के आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हमने ये चीज़ गलत करी है, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास में यहाँ पर ये सेल जो है वो एक करंट दे रहा है, करंट दे रहा है, तो हमारे पास में I2, एक करंट ये आई I1, तो ये C जो है मेरा क्या है, जंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो करंट है I1 और ये I2 दोनों मिल जाएंगी कहाँ पर आकर, C पर, तो जंक्शन बन गया। अब ये दोनों करंट ऐड हो जाएगी, ऐड होने के बाद में यहाँ पे ये जो करंट है वो I3 जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में हम KCL लगाकर पहला I3 I1 प्लस I2 बना सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बात क्या है कि मेरे पास यहाँ पे 3 अननोन वैल्यूज़ हैं, मुझे 3 चीज़ें निकाल कर देनी है। एक करंट निकाल के देनी है I1, एक करंट निकाल के देनी है I2 और एक I3। तो 3 अननोन वैल्यूज़ के लिए मेरे पास में 3 इक्वेशन होंगी। तो पहली इक्वेशन मैं निकाल चुका हूँ, यानी कि यहाँ पर I3 की जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2 है, ठीक है बच्चे। अब देखिए लूप कैसे लेने हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर। अब मुझे 2 इक्वेशन बनानी है, लेकिन ऑप्शन मेरे पास 3 है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो तीनों इक्वेशन बनाओ या तीनों लूप लो, जितनी ज़रूरत है आप उतने लूप लो। अब जैसे लूप कैसे लेंगे, पहला लूप मैं ले सकता हूँ A B C A, तो ये ट्राइंगल जो आप देख रहे हो ये अपने आप में एक लूप है।
ए से बी, बी से सी, सी से ए। ऐसे ही जब आप नीचे जाएंगे तो ए से सी, सी से डी, डी से ए। अब इसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरी या आपकी मर्जी है कि कैसे लेना है। और एक लूप और आप मिस कर रहे हैं, वो क्या है, ए डी सी बी ए। तो मेरे पास यहाँ पे 3 लूप बनाने के ऑप्शन है, लेकिन मैं 2 ही लूप लूंगा क्योंकि मेरे को 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक इक्वेशन ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं बाय केवीएल। तो केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में पहला लूप जो है वो क्या है, ए बी सी ए। ठीक है, तो लूप ए बी सी ए, तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही चल लेते हैं। ए से बी मेरे रास्ते में 2 वोल्ट, कौन सी प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। तो साइन बच्चों कैसा, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, तो 2 वोल्ट मैंने यहां पे ले लिया। ठीक है, अब ये करंट गई 1 ओम में। जब ये करंट 1 ओम में गई तो 1 इंटू आई टू, तो 1 इंटू आई टू, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें I2 मिलेगा। सेम डायरेक्शन है, मैं जा रहा हूं नीचे, ये भी जा रहे हैं नीचे, तो हमारे पास में, हम इसको थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं और ये हमारे पास में I2 इंटू 1 यानी कि प्लस का I2 आ गया। ठीक, फिर मैं आया कहाँ पे, C तक आ गया। C के बाद में अब मुझे जाना है A पर, तो जब मैं C से A पर जाऊंगा तो मेरे रास्ते में अब 2 ओम है, और 2 ओम में करंट है I3 और I3 की वैल्यू है I1 प्लस I2। तो मैं यहीं पर I3 लिखने की बजाय I1 I2 डाल देता हूँ, तो मेरा एक स्टेप क्या होगा, कम हो जाएगा और मैं जल्दी कर सकता हूँ क्वेश्चन को। तो ये 2I1 I2 यहाँ पर आ गया। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 2I1 2I2 प्लस I2 इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन बन गई 2I1 3I2 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास में आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब जब सेकंड इक्वेशन आ गई तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास में यहाँ पर, ठीक, एक और इक्वेशन मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक और लूप ले लिया। अब लूप जो मैं ले रहा हूँ वो है ए डी सी ए। तो डायग्राम में देखेंगे मेरे साथ, ए से गए डी पर, तो जब हम ए से डी पे जा रहे हैं तो पहले नेगेटिव प्लेट आ रही है। जब ये नेगेटिव प्लेट आ रही है तो ये 1 वोल्ट, तो ये हमारे पास में प्लस का 1। फिर गए सेम डायरेक्शन, मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, ये I1 फिर 1 ओम में गई, तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं I1। ठीक, फिर ये घूम कर गई तो ये I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 I1 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू, हमारे पास में 1 था ये। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1। तो 2 प्लस 1 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। नाउ दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। यहां पर हमारी फिजिक्स खत्म हो जाती है, यानी किरचॉफ लॉ का काम यहाँ पे खत्म हो गया। उसने हमें 3 इक्वेशन बना के दे दी। अब इन 3 इक्वेशन से हम I1 और I2 को पहले निकालें, फिर उसे फर्स्ट इक्वेशन में रखकर I3 निकाल लें। अब ये आपको जाना पड़ेगा कहाँ, 9th 10th के कंसेप्ट पे, जहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। तो एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन में 3 से क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि इसमें एक कोफिशिएंट हमें सेम करना होता है। यहाँ 3 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 6I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 3 2 जा 6। तो पूरी इक्वेशन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है,
इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे? इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा? 6i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 2। अब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाले को माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 माइनस 4 यानी कि 5i2, 6 माइनस 2 यानी कि 4, i2 आ गया मेरे पास में 4/5 यानी 0.8 एम्पियर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब मुझे इन इक्वेशंस की जरूरत नहीं है और स्पेस की भी जरूरत है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर करना क्या चाह रहा हूं? I1 निकालना चाह रहा हूं। तो या तो ये जो मैंने इक्वेशन हटाई है, इक्वेशन नंबर 2 में आप I2 की वैल्यू रख दो या इसमें रख दो, बात एक ही है। जैसे मैंने अब यहां पर इक्वेशन 3 को चूज किया है, तो इक्वेशन 3 में जब मैं इसे रखूंगा तो ये वैल्यू जो है वो मेरे पास में 3i1 है। तो ये 3i1 हो गया बच्चे, प्लस 2i2 यानी कि 4/5 इक्वल टू 1। तो हम यहां पर इसको कर सकते हैं कितना? 3i1, 8/5 इक्वल टू 1। तो 3i1 इज इक्वल टू 1 माइनस 8/5। तो ये बच्चे कितना हो गया हमारे पास? 5 माइनस 8 माइनस का 3/5। इस 3 से ये 3 कट गया, ये आ गया माइनस का 1/5, यानी कि हमारे पास में I1 की वैल्यू क्या हो गई? 0 माइनस का 0.2 एम्पियर। देखिए ये पॉइंट मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको क्वेश्चन के क्या बताया था कि किरचॉफ लॉ का सबसे बढ़िया फायदा क्या है? ये करंट की डायरेक्शन भी बता देता है। अब देखिए इस माइनस साइन का मतलब क्या है? एग्जाम में आपने कुछ नहीं करना है, आप ऐसे आंसर छोड़ के आओगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इस माइनस का मतलब मेरे लिए यहां पर क्या है? मैंने I1 की डायरेक्शन कहां ली है? ADC। इस माइनस साइन का मतलब यहां पर यह है कि एक्चुअली अब करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रही है? CDA। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी जो मैंने किया है बिल्कुल सही हुआ है, सब कुछ हुआ है। पहले हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, इस पॉइंट पर दोबारा आएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर I3 जो है वो हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 मेरे बच्चे माइनस का 0.2 प्लस 0.8, तो ये 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये मेरे पास में I3 की वैल्यू 0.6। ये मेरे 3 आंसर आ गए। लेकिन ये माइनस साइन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। कैसे? यहां से करंट आएगी I2 और इसका मतलब माइनस साइन का मतलब, अभी हम करंट ऐसे लेके चल रहे थे, ऐसे नहीं है। अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि I2 तो ये आ गई और I1 इसमें से निकल गई, तो बची कितनी? I2 माइनस I1। अब अगर आप इसको दोबारा से लेकर चलेंगे, जैसे पूरे मेथड को दोबारा से आप करेंगे, तो अब आपका आंसर 0.2 माइनस की जगह पर प्लस का 0.2 एम्पियर आएगा। तो अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो भी सही था, अभी जो मैं पहले लेके चला था वो भी सही था, ये आंसर भी सही है, वो आंसर भी सही है। तो कहने का मतलब ये, आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी ले लीजिए, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। यानी जितनी करंट आप लेके चलेंगे, अब जैसे यहाँ पर ये करंट लौट के आएगी कितनी? I1, यहाँ पर I2 माइनस I1। तो जब ये I2 माइनस I1 आएगी तो I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? I2। तो इस सेल ने I2 करंट दी थी, I2 करंट इसको वापस मिल गई। इसका मतलब मेरा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये माइनस साइन का चक्कर आपको समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइनस आ रहा है, आपका मतलब सिर्फ यही है कि डायरेक्शन जो आप लेके चल रहे थे वो उल्टी है।
ठीक है, उसको आपको सिर्फ अपोजिट करना है और एग्जाम में कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ये आपको करके दिखाया है कि ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ये है। ठीक है, एक एनसीईआरटी का और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद कर रहे हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बच्चों को देखकर ये क्वेश्चन बड़ा भयानक सा लगता है क्योंकि इसका डायग्राम ही बड़ा अजीब सा है और बच्चे जो होते हैं वो उसको करते नहीं हैं, और जबकि अगर आप देखें तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में 12 वायर्स हैं। ठीक है, यहां पर R इक्वल टू 2 ओम ईच है। ठीक, और इससे मैंने यहां पर वायर से एक क्यूब मैंने बनाया है। ठीक है, तो पहले हम क्यूब बना लेते हैं, देखने में कैसा होगा। तो ये हमारे पास में ये इस तरीके से ये क्यूब बनके तैयार हुआ। अब इस क्यूब के अंदर हमारे पास में अलग अलग रेजिस्टेंस है। ये वायर एक रेजिस्टेंस है, ये 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, यानी एक तरीके से स्केलेटन क्यूब कहलाता है, यानी कि इसकी केवल साइड ही साइड है, बीच में ये खाली है। वायर को जोड़कर आपने एक क्यूब बना लिया। आपको यहां पर ए कॉर्नर B, C, D, E, F, G, H, ठीक है, हर एक की वैल्यू यहां पर R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R। ठीक है, ऐसे करके सबकी वैल्यू कितनी है? R है। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ये अंडरस्टूड है, सबकी वैल्यू R है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक सेल मैंने यहां पर कनेक्ट किया है, ये कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर से। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है आपके पास में, जैसे A G के बीच में आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और इस सर्किट के अंदर आपको टोटल करंट निकालनी है। अगर टोटल करंट निकालनी होगी तो इस सेल का EMF आपको दिया होगा, तो मैं अपनी तरफ से इसको 10 वोल्ट लेके चलता हूं। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से 10 वोल्ट ले लिए। रेजिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका आपका सेम रहेगा। तो यहां पर ये आई, तो अब देखिए यहां पर सिमेट्री देखनी है आपको। आप किसी भी रास्ते से जाएंगे तो सभी जगह पर सिमेट्री है। ये करंट जब A पर आएगी तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम इसमें करंट ले लेंगे I/3, इसमें कितनी ले लेंगे I/3, ये I/3। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि किसी भी रास्ते से आप G तक पहुंच रहे हैं, तीनों रास्ते बिल्कुल सिमेट्री मेंटेन किए हो। सिमेट्री का मतलब एक जैसे रास्ते हैं, एक जैसे रेजिस्टेंस है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये करंट आगे जाकर इन कॉर्नर्स पे पहुंचेगी, यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट फिर दोबारा से होगी सिमेट्री के हिसाब से, फिर इक्वल डिवाइड होगी। इक्वल का मतलब हाफ इसको मिलेगी, हाफ इसको मिलेगी। तो यहां से करंट जब जाएगी तो ये I/6, यानी कि I/3 को 2 से डिवाइड कर दिया तो I/6 हो गया। यहां पर भी I/6 हो गई। इसमें जाएंगे तो I/6, इधर जाएंगे तो I/6, और फिर इसी तरीके से हर एक पॉइंट पर ये I/6, इसमें भी कितनी जाएगी? I/6। अब ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में अब ये दोबारा से ऐड होना शुरू होगी और बाद में बाहर निकल के आएगी। जैसे ये I/6 और ये I/6 ऐड हो गई तो ये I/3 बन गई। I/6 ये कितनी हो गई? I/3। ऐसे ही I/6 ये आई, I/6 ये आई, तो इस वाले रेजिस्टेंस में फिर I/3। ये तीनों करंट फिर इस जंक्शन यानी G पे मिलेंगी, तीनों ऐड होंगी और फिर ये आई। तो हमने क्या देखा? जितनी करंट हम यहाँ से लेके गए थे उतनी ही करंट हमें वापस मिल गई। इसका मतलब मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब इतनी मेहनत करने के बाद में इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत कम है, आपको सिर्फ 2 इक्वेशन बनानी है। मैं ये मान लूं कि R नेट
यानी टोटल रेजिस्टेंस ए से लेके जी तक का कितना है, आर नेट है। टोटल करंट जो है सर्किट में वो आई है, और टोटल ईएमएफ जो है वो एप्सिलॉन है। तो ये मेरे पास में हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं किरचॉफ लॉ ले रहा हूं। अब मैं आप कैसे भी ले सकते हैं, अब देखिए यहां पे रास्ते कैसे बनेंगे, ए डी एच एप्सिलॉन ए, ई एच जी एप्सिलॉन ए डी सी जी एप्सिलॉन ए, कैसे भी जाइए आपको लूप बनाना है। अब जैसे मैंने लूप जो लिया है यहां पर, वो क्या लिया है, ए डी सी जी एच, ए डी सी जी, यहां पर आएगा एप्सिलॉन, ठीक। और एप्सिलॉन के बाद में फिर दोबारा हम पहुंच गए कहां पर, ए पर। तो बच्चों ये लूप ए डी सी जी एप्सिलॉन ए मैंने यहां पर ये चूज किया है, ठीक है। इसके अंदर हमें चलना शुरू करना है, ठीक है। तो हम चल रहे हैं पहले ए से डी पर। तो ये I/3 जो है वो इसमें गया, तो ये हम कर देंगे IR डिवाइडेड बाय 3। फिर मुझे कहाँ जाना है, डी से सी पर, तो ये IR डिवाइडेड बाय 6। फिर मुझे सी से कहाँ आना है, जी पर, तो ये हो जाएगा IR डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास में हो गया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कैसे लिया, क्योंकि देखिए इसमें केवल 3 रेजिस्टेंस आए जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिए, और जी के बाद में जब हम घूमकर पहुंचे हैं ए पर, तो ये एप्सिलॉन की नेगेटिव प्लेट पहले आई है, तो नेगेटिव प्लेट पहले आई है तो मैंने साइन पॉजिटिव लिया। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसमें एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6 2, 6 1 जा 6 1, 3 2 जा 6 2, तो 2 1 2, ये वैल्यू आ जाएगी 5/6 IR, और ये आ जाएगी हमारे पास IR नेट। ये कहाँ से आई, एप्सिलॉन की वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, I से I कट गया, नेट रेजिस्टेंस जो है वो 5/6 R है। तो बच्चों क्वेश्चन केवल समझना है, कैलकुलेशन पार्ट आप देख रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन से जरा सी है, 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको देख के ही घबरा जाते हैं, तो इनको घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5/3 ओम। अब ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पहला खत्म होता है, यानी टोटल रेजिस्टेंस आ गया। मैंने आपको बताया था आप करंट निकालनी है तो हमारे पास टोटल वोल्टेज भी होनी चाहिए। तो टोटल वोल्टेज हमने यहाँ पर देखी, IR नेट इक्वल टू एप्सिलॉन, तो I इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय R नेट। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो हमें 10 दी हुई है, ये 5/3, ये ऊपर चला जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया बच्चों, 6 एम्पियर। तो यहाँ से टोटल करंट 6 एम्पियर जाएगी, जो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर बाद में जुड़कर ये वापस आपको बाहर 6 एम्पियर मिलेगी। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा KVL क्या होता है, सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ, एक हमने सीखा KCL किरचॉफ करंट लॉ, और उसके ऊपर ये 2 क्वेश्चन हमने किए हैं। आप अपने सैम्पल पेपर से, बुक से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और आगे की वीडियो जो आने वाली है उसका इंतज़ार कीजिए।